Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So the topic of today is various schools of thought in economics. तो basically आज हम बात करने वाले हैं economics की history के बारे में. तो इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है एक सेंट्रल प्रॉब्लम से, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, बट उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं. तो मतलब ये जो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, इसी से इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस होता है. इसी से इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह से सब्जेक्ट बनता है जिसकी हम आज स्टडी कर रहे हैं. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जितनी भी आप थेरीज पढ़ते हैं, जो मॉडल्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो सब के सब किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं? इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के अराउंड रिवॉल्व करती हैं कि किस तरीके से हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट. तो टाइम टू टाइम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हुए जिन्होंने टाइम की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग अपने तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की. तो आज हम उन्हीं जो थॉट्स हैं, जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं, या फिर जिनको आप बोलते हैं इकोनॉमिक स्कूल्स, उन्हीं की आज हम स्टडी करेंगे कि वो किस टाइम पे कौन सा स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज हुआ और उसका रीज़न क्या था, वो क्यों फेल हो गया, फिर उसकी वजह से दूसरा जो है वो एमर्ज होता है. तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो एक ही चला आ रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है तो वही चला आ रहा है, और या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो मतलब टाइम की नीड के अकॉर्डिंग कुछ नए जो हैं प्रिंसिपल्स आते हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ नए रूल्स लाए जाते हैं जिससे कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें, राइट. तो अब हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी मर्केंटलिज्म और फिजियोक्रेसी. हम इन दो स्कूल्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन सभी स्कूल्स का जो है वो एक बार दे देती हूँ कि किस टाइम में कौन सा स्कूल जो है वो आया और किस तरीके से वो फेल हुआ. तो सबसे पहले जो मर्केंटलिज्म है वो बहुत ही पुराना स्कूल माना जाता है इकोनॉमिक्स का. तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन था दैट वाज अराउंड 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, जिस टाइम वो कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था, जिस टाइम जो रीजन्स थे वो इसी में रहते थे कि किस तरीके से दूसरे रीजन को हम कॉलोनी बनाएं और वहाँ से ज़्यादा रॉ मटेरियल इकट्ठा करें और फिर उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके वहीं की मार्केट में हम उसको सेल आउट कर दें हायर प्राइजेस पे. बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इंडिया में आके किया था. सो दिस वाज दैट टाइम. तो मर्केंटलिज्म के टाइम क्या था, जो मर्केंटलिस्ट्स होते थे उनका मेन मोटो यही था उस टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गोल्ड को एक्यूमुलेट करें. और वो कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से. किसका एक्सपोर्ट करने से? फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करने से, राइट. तो ये तो था मर्केंटलिज्म. उसके बाद है फिजियोक्रेसी, जो कि इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो फ्रांस में एमर्ज हुआ था अराउंड 18th सेंचुरी. इसके बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे. तो एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ सभी का. उसके बाद में आते हैं क्लासिकल्स. अब जो क्लासिकल्स हैं मतलब मर्केंटलिज्म और फिजियोक्रेसी ये पैरेलली ही चल रहे थे, राइट. अब जो क्लासिकल्स हैं वो आते हैं, इसका बेसिस बनता है मर्केंटलिज्म से, क्योंकि उस टाइम क्या था मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी थी. क्योंकि मर्केंटलिज्म में क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो. तो उस टाइम एक स्कूल की ज़रूरत थी. और उस टाइम क्या था, क्लासिकल्स जो हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है इकोनॉमिक्स का, ये एमर्ज होता है. इनका बेसिकली आपको फंडा पता है, आपको पता है इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं. बहुत बार आपने देखा होगा कि इन्होंने लेसेस फेयर जो है उसको इन्होंने प्रमोट किया कि गवर्नमेंट का बहुत ही कम इंटरवेंशन होना चाहिए, इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. और ये जो हैं क्लासिकल्स जो हैं ये फेल हो गए थे किस टाइम में? जब डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 to 33. इसमें क्या था कि ये इसको हैंडल नहीं कर पाई थी. इनकी जो थेरीज और इनके जो मॉडल्स थे वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए. उनके पास ग्रेट डिप्रेशन को कोई सोल्यूशन नहीं था. और वो क्यों नहीं था? क्योंकि जो क्लासिकल्स थे दे वर ऑल अबाउट कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि डिमांड की तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, डिमांड तो हमेशा ही रहेगी, राइट. जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोड्यूस एज मच स्टफ एज पॉसिबल, और उसको जहाँ पे उसको खरीदने वाले तो मिल ही जाएंगे, राइट. दिस वाज द थॉट प्रोसेस, दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल्स.
तो उसकी वजह से, बट ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में क्या था, ग्रेट डिप्रेशन में डिमांड ही नहीं थी, राइट। तो मतलब इसका क्लासिकल्स के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, इस वजह से ये क्लासिकल्स फेल हुए। फिर केनेशियंस आए, लाइक केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट जो है इकोनॉमिक्स का, वो एमर्ज होता है। उन्होंने बोला कि अगर डिमांड कम है तो आपको गवर्नमेंट को इंटरवीन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज़ रियली वेरी मस्ट हेयर। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टैगफ्लेशन आता है, और स्टैगफ्लेशन के टाइम में क्या था, उसका केनेशियन इकोनॉमिक्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में क्या था, इकोनॉमी स्टेगनेंट भी थी और इन्फ्लेशन भी था। तो इस टाइम मतलब कि जो फिलिप्स कर्व थी वो फेल हो जाती है, वो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिलिप्स कर्व का मेन चीज़ क्या थी कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर रहेगा कि अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। बट स्टैगफ्लेशन के टाइम क्या हुआ था, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, इकोनॉमी भी स्टेगनेंट थी, मतलब कोई इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम तो उस टाइम फिर होनी नहीं चाहिए क्योंकि इकोनॉमी स्टेगनेंट है। बट यहाँ पे क्या था, इन्फ्लेशन भी था, तो दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ आई और इसका केन्स के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इस वजह से जो केनेशियन इकोनॉमिक्स है वो भी यहाँ पे फेल होती है। और उसके बाद में आते हैं मोनेटरिस्ट्स, राइट। तो ये वन बाय वन हम सारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ। और अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं किस चीज़ में, कि नियो क्लासिकल्स और न्यू क्लासिकल्स में क्या डिफरेंस है, राइट। ये भी लाइक एक डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, बट बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि नियो क्लासिकल्स जो है ये कोई सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। ये आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो क्लासिकल्स के आइडियाज़ थे उनको उसमें थोड़ा सा इन्होंने, आप बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स को थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, उसको मैथमेटिक्स से स्टेरलाइज कर दिया, यू कैन से, ओके। और इन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस बात पे दिया था कि डिमांड और जो सप्लाई है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो नियो क्लासिकल्स हैं इन्होंने जो क्लासिकल्स के आइडियाज़ थे उसको थोड़ा सा इन्होंने रिवाइव कर दिया, थोड़ा मैथमेटिक्स का उसमें तड़का लगा दिया, और आप बोल सकते हो कि लाइक उसको थोड़ा सा और एनालिटिकल सा बना दिया, राइट। और जो नियो क्लासिकल्स तो आपको पता लग गया कि क्या है, और जो न्यू क्लासिकल्स है ये एक तरह से ये अलग से स्कूल ऑफ थॉट, इसको आप बोल सकते हो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, और ये एमर्ज हुआ था केनेशियन इकोनॉमिक्स को चैलेंज करने के लिए और उसको रिप्लेस करने के लिए बेसिकली। तो मतलब जो न्यू क्लासिकल्स है वो तो केनेशियन इकोनॉमिक्स को रिप्लेस करने के लिए इसका इमर्जेंस हुआ था, बट जो नियो क्लासिकल्स है ये थोड़ा सा इन्होंने क्लासिकल्स जो थे उनके जो आइडियोलॉजी थी, उनके आइडियाज़ थे, उसको थोड़ा सा इन्होंने रिवाइव कर दिया, थोड़ा मैथमेटिक्स ऐड कर दिया, लाइक दैट, ओके। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड का डिफरेंस क्या है नियो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल्स का। जो नियो क्लासिकल है बेसिकली कोई अलग से स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, और जो न्यू क्लासिकल है ये अलग से स्कूल ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट। और एक और स्कूल ऑफ थॉट है वो है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट। तो इसमें क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो क्लासिकल्स हैं और जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है और जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे है। तो जो क्लासिकल्स हैं उन्होंने क्या बोला था कि फ्री इकोनॉमी, लेसेस फेयर, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ओके। बट सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल, प्रोड्यूस एज मच स्टफ एज पॉसिबल, जितना आपसे हो सकता है उतना आप प्रोड्यूस करो, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे वो सामान बिक ही जाएगा, राइट। सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस। बट क्या है जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो उसमें आपको ये पता होगा कि क्या है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं कंसिस्टेंटली, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है या जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है, राइट। तो यही चीज़ ऑस्ट्रियन जो भी मतलब आप ये बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट का ही इन्होंने ही उसको कंसेप्चुलाइज किया है। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है और जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है इनका जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है कि क्लासिकल्स ने तो बोला कि प्रोड्यूस एज मच स्टफ एज पॉसिबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन करो, राइट। बट जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट ने ही दिया है
कि मतलब आप किसी प्रोडक्ट को अगर कंसिस्टेंटली कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है आपकी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। कि अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर आप लेते हो तो उससे आपको, अगर आप थर्स्टी हैं तो उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर उसके बाद सेकंड पियोगे तो उससे थोड़ी कम मिलेगी, थर्ड पियोगे तो उससे थोड़ी कम मिलेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट ने दिया था। और उन्होंने बोला कि आपको एक बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन किया जाए कि हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं या फिर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो उन्होंने, जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है, इन्होंने बेसिकली एक इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखना है, आपको ये देखना है कि आपको उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है जो कि ह्यूमन की वांट्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। आपको रिसोर्सेज को वहाँ एलोकेट करना है जो ऑलरेडी लिमिटेड हैं, जहाँ पे कि कंज्यूमर की जो वांट्स हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं, राइट। तो ये एक तरीके से ऑप्टिमम आप एलोकेशन करोगे रिसोर्सेज का, बजाय कि उन स्टफ को होल्ड करने के जो कि कंज्यूमर को उनकी नीड नहीं है, राइट। तो इससे क्या हुआ, फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ? जो क्लासिकल्स थे उनका तो फोकस था कि हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस हो सकता है उतना करो, कितना प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, राइट। बट फोकस जो है वो कहाँ शिफ्ट हुआ? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि ह्यूमन बींग्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, राइट, ना कि कितना प्रोड्यूस करना है। ऑल राइट, तो दिस वॉज द मेजर शिफ्ट। और इसी से जो सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ वैल्यू है दैट इज रिलेटेड, कि जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस इन एनी अनदर वीडियो। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप थर्स्टी हो, ओके, तो आपको वाटर चाहिए, आपको डायमंड्स नहीं चाहिए। ऑल राइट, तो वो सब्जेक्टिव वैल्यू होती है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि उसके लिए किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, किस टाइम, राइट। और मे बी किसी पर्सन का इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो उसको वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल्स एंड ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट। और हमने ये थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ, किस तरीके से फेल हुआ। अब हम इनको डीपली स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मर्केंटिलिज्म एंड फिजियोक्रेसी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द होल स्टोरी नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्केंटिलिज्म की। तो मर्केंटिलिज्म जो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है, इसका जो ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 15 to 18 सेंचुरी, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने बात की फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, राइट। इन्होंने बोला कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो आपके ज़्यादा होने चाहिए, इम्पोर्ट्स कम होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतना ही गोल्ड हमारे पास आएगा, उतना ही, क्योंकि इनका मेन मोटो क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना गोल्ड को, राइट। अब इन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया कि कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट की, कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स को हम कॉलोनीज़ बनाएंगे। उससे क्या होगा, हम वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर के आएंगे, फिर हम हमारी जो होम कंट्री है वहाँ पे उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब फाइनल जो फिनिश्ड गुड्स है वो प्रोड्यूस वहाँ पे करेंगे और उनको बेचेंगे कहाँ पे? वहीं पे जहाँ से वो रॉ मटेरियल लाया गया है, राइट। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया, इंडिया से रॉ मटेरियल लिया और फिनिश्ड गुड्स उनकी बनाई और उसके बाद वहीं इंडिया में उसको सेल आउट किया। तो एक तरह से उनको मार्केट भी मिल जाती थी प्रोडक्ट्स के लिए और वहीं से वो रॉ मटेरियल लेके आते थे। इससे क्या है, उनका मेन मोटो क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को एक्यूमुलेट करना। तो गोल्ड एक्यूमुलेशन उनका मेन फंडा था। और वो कैसे एक्यूमुलेट होगा? वो एक्सपोर्ट करने से एक्यूमुलेट होगा, राइट। तो जो उन्होंने वेल्थ समझा, जो वेल्थ है, उन्होंने समझा कि जो गोल्ड है वो वेल्थ है हमारी, राइट। जिसको कि बाद में एडम स्मिथ ने उसको गलत बोला। उन्होंने जो वेल्थ ऑफ नेशन अपनी बुक लिखी तो उसमें उन्होंने बताया कि ट्रू वेल्थ ऑफ नेशन क्या है, ओके। जो कि मर्केंटिलिस्ट जो थे उन्होंने क्या एज्यूम किया हुआ था कि गोल्ड इज़ आवर वेल्थ, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन। द सेम थिंग कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, और वो किससे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बना के होगा। जो वो टाइम था इम्पीरियलिज्म का और जो कॉलोनाइजेशंस होते थे
और इवन कि इन्होंने लार्ज पॉपुलेशन पे भी को भी इन्होंने एनकरेज किया कि पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो लेबर है वो फिर चीप हो जाएगा, राइट। तो उनको इससे लाइक ट्रेड में उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे वॉर्स भी होते थे, कॉलोनीज भी बनाई जाती थी, तो आपने सुना होगा वॉर प्रिजनर्स को भी लेके आया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। तो इट वाज द होल स्टोरी बिहाइंड कि चीप लेबर कैसे मिलेगा। तो इन्होंने लार्ज पॉपुलेशन को इन्होंने एनकरेज किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ज़ीरो सम गेम। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मतलब इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़ीरो सम गेम है। मतलब कि अगर एक का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। बट आज का अगर आप ट्रेड देखो तो अगर म्यूचुअली दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा ना हो तो ट्रेड ही नहीं होता है, राइट। बट इन्होंने क्या बोला, ज़ीरो सम गेम है कि मतलब एक का फ़ायदा है तो दूसरे का नुकसान है। सो दिस वॉज देयर आइडियोलॉजी। और नेक्स्ट इज स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमिक नेशनलिज्म। मतलब इन्होंने लाइक जो स्टेट थी, मतलब जो गवर्नमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरवीन करती थी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और उनके लिए क्या था, जो स्टेट का जो इंटरेस्ट था वो पहले आता था इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट से पहले आता था स्टेट का इंटरेस्ट, राइट। बट बाद में जो कॉन्सेप्ट आया सेल्फ इंटरेस्ट का, जो कि एडम स्मिथ को हम जानते हैं कि एडम स्मिथ ने सेल्फ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि हम अगर अपना ही खुद का इंटरेस्ट के लिए कुछ काम करते हैं तो उससे से सोसाइटी का अच्छा होता है, सभी का अच्छा होता है। लाइक अगर जो लॉयर है वो लॉ कर रहा है, डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है, टीचर अपना काम कर रहा है, तो वो चाहे अपना अपना काम कर रहे हैं, बट अगर हम उसको एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो सारी सोसाइटी का उससे फ़ायदा हो रहा है, राइट। सबको हर तरीके की फैसिलिटी मिल रही है। तो ये बाद में कॉन्सेप्ट आया था सेल्फ इंटरेस्ट का। बट इनके लिए क्या था कि जो स्टेट का इंटरेस्ट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ इंटरेस्ट। उसके बाद क्या था, इन्होंने जो है किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो किसको दी कि लाइक किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कैसे डिटर्मिन होगी कि उसमें कितना लेबर लगा उसको बनाने में, मतलब उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, कितना रॉ मटेरियल लगा, तो वो उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा। बट क्या था कि जैसे जैसे ये मर्केंटलिज्म का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म होता जा रहा था, एट द लास्ट उनको ये पता लग चुका था कि जो किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो उसकी स्कैरसिटी पे डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना स्कैर्स है, मतलब कि इन रिलेशन टू योर वांट्स वो कितना लिमिटेड है, राइट। कि अगर कोई रिसोर्स बहुत ही कम पाया जाता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लाइक डायमंड वाटर पैराडॉक्स, राइट, कि पानी बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है, बट डायमंड स्कैर्स है, कम है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बट उसके बाद वो जो आपको मैंने बताया सब्जेक्टिव थ्योरी जो थी कि मतलब आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो अलग लगती है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने एग्रीकल्चर को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इनके लिए एग्रीकल्चर वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट वॉज अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। बट जो ट्रेड था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ओके। और जो कुछ एक चीज़ें हैं ये आप लर्न कर लीजिए, इट विल बी गुड फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, कि जो मर्केंटाइल सिस्टम है, जो ये वर्ड है ये किसने कॉइन किया था, ये था एडम स्मिथ ने कॉइन किया था इसको। जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि किसने कौन सा वर्ड यूज़ किया, कॉइन किया, तो ये वर्ड जो है मर्केंटाइल सिस्टम ये एडम स्मिथ ने किया था। और जो मर्केंटलिज्म है वो मीराबियो ने किया था, right. So this was all about mercantilism. Now let's just understand another school of thought and that is physiocracy. और physiocracy जो है ये school of thought जो है ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इन फ्रांस। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं फ्रांकुआ केने। सो दिस इज़ फ्रेंच एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो ये जो है इनके जो की आइडियाज़ हम डिस्कस कर लेते हैं फिजियोक्रेसी के। तो ये इसकी एमर्जेंस होती है फ्रांस में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में। जो फिजियोक्रेसी इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है, इनके जो की आइडियाज़ थे कि ये लेसेस-फेयर को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि लाइक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो कम से कम होना चाहिए। कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट मर्केंटलिस्ट सेड, कि उन्होंने बोला कि जो ट्रेड था उन्होंने बड़ा स्टेट कंट्रोल्ड रखा उसको, राइट। कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी उसमें स्टेट का इंटरवेंशन था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। बट जो फिजियोक्रेट्स थे उन्होंने बोला कि जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए, लाइक उसमें कोई गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने मतलब 2 क्लासेस में डिवाइड किया, एक प्रोडक्टिव क्लास और एक नॉन प्रोडक्टिव क्लास। और इन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और वो जो नेशनल आउटपुट है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं का होता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एग्रीकल्चर को
जो कि मर्केंटलिस्ट ने नहीं दी थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेड को दी थी, राइट। और इन्होंने बात की सेल्फ इंटरेस्ट की। इन्होंने बोला कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी का कोई भी सेगमेंट है, वो सारी की सारी सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है। मतलब कि लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरी सोसाइटी का जो है वो बेनिफिट हो रहा है। मतलब कि टीचर जो है वो टीच कर रहा है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, लॉयर जो है वो लॉ कर रहा है, बट क्या है, वो सब के सब जो हैं अपना खुद का इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, खुद की अर्निंग के लिए कर रहे हैं, बट उससे पूरी सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था। और नेक्स्ट है टैब्लो इकोनॉमिके। ये जो इनका है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन्होंने, जिसमें एक्सप्लेन किया है फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी। मतलब कि जो मनी है और जो गुड्स हैं उनका फ्लो किस तरीके से हो रहा है। इन्होंने बेसिकली इसमें जो इनकम है उसका सर्कुलर फ्लो शो किया कि लैंड ओनर्स, फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर के बीच में किस तरीके से इनकम सर्कुलेट हो रही है। और इसी से इन्होंने प्रूव किया कि जो एग्रीकल्चर है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा रोल है, और एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। और जो टर्गो थे ये फिजियोक्रेट हैं, इन्होंने ही ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया था डिमिनिशिंग रिटर्न्स को, जो कि हम आज पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट का यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है पहले तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा, उसके बाद डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, किसने सबसे पहले इसको रिकग्नाइज़ किया था, वो थे टर्गो, राइट। और ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लेसेज फेयर जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया था विंसेंट डे गुर्ने ने, ओके। और इन्होंने अडॉप्ट कहाँ से किया था, केने से, ओके। फ्रांकोआ केने से ही इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। तो हम कई बार कई चीज़ों के लिए अनड्यू क्रेडिट दे देते हैं, जैसे कि हम क्लासिकल्स को बहुत सारे जो चीज़ें क्लासिकल्स ने यहाँ से फिजियोक्रेसी से बोरो की हैं वो हम सारा का सारा जो क्रेडिट है वो उन्हीं को दे देते हैं। जैसे कि लेसेज फेयर है, सेल्फ इंटरेस्ट है, राइट। ये हम बोलते हैं कि लाइक इनको हम एडम स्मिथ से एसोसिएट करते हैं, राइट। बट ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने क्लासिकल्स ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से बोरो की हैं, फिजियोक्रेसी से बोरो की हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फिजियोक्रेसी है उसका जो है इन्फ्लुएंस ख़त्म कब होता है, लाइक ये ख़त्म होने लगता है 18th सेंचुरी के एंड से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्रांस में पॉलिटिकल चेंज आता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है। तो उस टाइम क्या है कि एग्रेरियन इकोनॉमी से बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाते हैं। लाइक जो हमारा शिफ्ट है वो किस तरफ होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो ट्रेड की तरफ होता है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि इन्होंने तो एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, तो इसलिए इनका इन्फ्लुएंस जो है वो उस टाइम में थोड़ा ख़त्म होने लग जाता है, यू कैन से। I hope so you might have understood these two economic schools of thought, mercantilism and physiocracy. And in the next video we are going to be discussing about the difference in classicals and Keynesian schools of thought, और उनके बारे में हम deeply study करेंगे। और उसके बाद हम we are going to continue to do so जब तक कि हम ये सारे schools of thought को complete नहीं कर लेते हैं। monetarist के बारे में हम study करेंगे उसके बाद। So if you found this video useful, please subscribe to my channel for more such economics related videos. Thank you so much for watching.